हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सॉलिड स्टेट का सेकंड नंबर लेक्चर लेके आए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग इसको। सॉलिड स्टेट देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो पैरेलल देखना होता है कि भाई कौन सा प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है, वो हमें देखना था। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने पिछले क्लास में बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई आपके पास जो है स्पेस लैटिस क्या है, तो स्पेस लैटिस क्या, बड़ा सा 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यूनिट सेल क्या है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ वो मिनिमम पार्ट जिसके बार बार रिपीटिंग होने से क्या होता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है या स्पेस लैटिस बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या था भाई, लैटिस पॉइंट जो था वो क्या था, वो छोटा छोटा पॉइंट था, स्पेस खाली स्पेस थे जहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं थे, वहाँ एटम डालकर आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा लैटिस बना सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें पढ़े, उसके अलावा हम लोगों ने और आगे पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के बारे में फिर हमने पढ़ा इंटरफेसियल एंगल। फिर इंटरफेसियल एंगल पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर जो है एक XYZ एक्सिस के बारे में हमने स्टडी की। डियर स्टूडेंट, इस XYZ एक्सिस का स्टडी करना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एक्सिस आपका X है, कौन सा Y है, कौन सा Z है। उसके लिए आपको ये इस तरह से बनाइए, इस तरह से अपने बना लीजिए सॉलिड को। ये याद रखिए, ये वाला X हो गया, ये वाला Y हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपका Z हो गया। ठीक है, तो अगर X Y Z है तो आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है और कौन सा एक्सिस के क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है आराम से, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये चीज़ें आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि आपने पढ़ी है, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए, यूनिट सेल जो होता है ना, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, याद कीजिए, कौन कौन से टाइप के होते हैं यूनिट सेल। चलिए ज़रा याद कीजिए, यूनिट सेल के टाइप क्या क्या होते हैं। 4-5 टाइप होते हैं, याद कीजिए एक बार। याद आ गए? चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, यूनिट सेल को यूसी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या फ़र्क है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि भाई एटम वहीं पर होगा। ठीक है, एटम सिर्फ कॉर्नर पर होगा, मतलब जहाँ से उसके बॉन्ड्स कटते हैं एटम उसी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होगा, तो वो क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। जैसे हम लोग का कौन सा है, जैसे हमारा सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, जैसे हमारा कौन सा हो गया, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है भाई, तो सिंपल यूनिट सेल ऐसा होता है देखिए, सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। देखिए, ये सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये पेन ऐसे काम करता है। और अगर हम बात करें इसमें एटम कहाँ कहाँ पे, तो एटम इसमें यहाँ कॉर्नर पे। कि सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर पे। देखिए कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें एटम सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तो अगर एटम सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट हुआ तो क्या कहलाया, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, ये क्या कहलाया, सिंपल यूनिट सेल। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा हो गया बच्चे लोग, जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा जो होता है वो सेंटर पे हो जाए, बॉडी मतलब बॉडी सेंटर पे हो जाए, फेस पे हो जाए, एज पे हो जाए, एंड पे हो जाए। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन आता है, सबसे पहले आता है आपको बॉडी सेंटर्ड, पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये देखिए, ये देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। एटम कहाँ हो गया आपको, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो होगा ही, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होगा, सेंटर पे भी होगा। तो क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा कौन है, जैसे भाई
फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई एटम जो है वो कॉर्नर पे तो है ही, और साथ साथ कहाँ हो गया आपको, फेस पे भी। देखिए एटम कॉर्नर पे तो है ही, नो डाउट। एटम कहाँ है, कॉर्नर पे है ही, और उसके अलावा कहाँ है एटम, फेस पे भी है। देखिए तो क्या हो गया, ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहलाएगा ये कहलाए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हो गया आपको प्रिमिटिव यानी आपको सिंपल यूनिट सेल, ये हो गया आपको बॉडी सेंटर्ड, ये हो गया फेस सेंटर्ड। इसके अलावा कौन हो गया भाई, एक होता है एज सेंटर्ड। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एज सेंटर्ड कैसा होता है। तो एज सेंटर्ड का मतलब हुआ कि भाई कॉर्नर पे तो हुआ ही, कॉर्नर पे तो हुआ ही, और कॉर्नर पे होने के साथ साथ कहाँ हो, एज पे हो। एज किसको कहते हैं, एज मतलब भुजा। ये जो भुजा होती है ना, ये जिसको हिंदी में भुजा कहते हैं, इंग्लिश में एज कहते हैं, तो इन एजेस पे भी एटम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज सेंटर्ड। और एक और क्या होता है, एक होता है डीज आपको इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड कैसा होता है भाई, तो इंड सेंटर्ड का मतलब हुआ कि भाई आठों कॉर्नर पे तो होगा ही। देखिए कॉर्नर पे तो होगा ही, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ हो, तो आमने सामने वाले किसी दो फेस पे, किसी दो आमने सामने के फेस पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई इंड। एक इंड ये, एक इंड ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंड सेंटर्ड। ठीक है, इंड सेंटर्ड जो बेसिकली जुड़ा हुआ है फेस सेंटर्ड से जुड़ा हुआ है। इंड सेंटर्ड जो फेस सेंटर्ड से जुड़ा हुआ। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। ये क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। ये क्या हो गया आपको भाई, एज सेंटर्ड, तो ECC। और ये क्या हो गया, इंड सेंटर्ड। तो ये एज सेंटर्ड हो गया और ये इंड सेंटर्ड हो गया, इसको अपनी मर्जी से आप लिख लेंगे। ठीक है, हालांकि इंड सेंटर्ड तो बहुत कम लोग लिखते हैं, मतलब नहीं के बराबर पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई एक इंड सेंटर्ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। सबसे पहली बात करते हैं हम ना कि यहाँ पर ज़रूरी है ये समझना कि एटम्स का उनके यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आप अगर घर में 4 लोग हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है अपने घर में, या घर के कामों में, घर की डेवलपमेंट में, घर की ग्रोथ में, तो वो ज़रूरी है उसको समझना कि भाई उसका क्या होता है कि कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करें कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें ना 11-12 लेवल में पढ़ाई गई है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जा ही नहीं पा रहा, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं इसके डीप में जाऊँ, क्योंकि डीप में ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। तो बस मेरा मन जो है ना ऊपर ऊपर से चल रहा है, लेकिन आपने 11-12 में इन सबको पढ़ रखा होगा इन चीज़ों को। देखिए कंट्रीब्यूशन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ना पूरा स्पेस लैटिस के थ्रू कंट्रीब्यूशन को समझिए। एक बात सोचिए कि मान लीजिए हम एक डायग्राम लेते हैं, गौर से एकदम देखिएगा आराम से। देखिए समझिएगा बात को। एक बार हम फिर से ना स्पेस लैटिस बना रहे हैं, एक बार ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिए ये ऐसे, ये देखिए, और क्या हो गया, एक पीछे वाला कट से आगे वाले कट को मिला देना। देखिए पीछे वाला कट से एक कट यहाँ और फिर एक कट यहाँ, ये देखिए। तो हमने क्या बनाया, पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाया। ठीक है, एक पूरा हमने सेल बनाया। अब जरा गौर से देखिए, एक एटम कंसीडर कीजिए, एक एटम ऐसा कंसीडर कीजिए जो कहाँ पर प्रेजेंट हो, तो ये एटम प्रेजेंट हो आपको इस जगह पे, ये बिल्कुल सेंटर में, एकदम ठीक सेंटर में एक एटम कंसीडर कीजिए। कंसीडर कीजिए कि एक एटम ठीक है इसके सेंटर में है। अब आपको ये बताना है कि ये एटम कितने टुकड़ों में बटा है। आप ये बताइए सोच के कि ये एटम कितने टुकड़ों में बटा है। तो आप बोलोगे सर गौर से देखिए, 4 ऊपर हैं सर और 4 नीचे हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 यूनिट सेल है जो इस एटम में कंट्रीब्यूशन ले रहा है। गौर से देखिए, जैसे ये एक एटम है, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा यहाँ, मतलब ये एक एटम है। देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और ठीक इसके ऊपर 4, 1 2 3 4। तो आपके पास 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल क्या हो गए, टोटल 8 हो गए ना, है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पर इन टोटल क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब एक कॉर्नर पे जो है एटम का कितना प्रेजेंट है, 1/8 एटम प्रेजेंट है। जरा एकदम रिलैक्स होकर एकदम शांति समझिए, तो आपको बात ना समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे ये इसको पहले डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ एक एटम दिखेगा। ये जो एटम दिखेगा आप सोच के देखो तो पता चलेगा कि सर ये एटम जो है ना सर, इसमें देखो ऊपर में 4 है सर, देखो तो 1 2 3 और 4, और नीचे भी 4 है सर, 1 2 3 और 4। तो ये 4 नीचे से 4 ऊपर से, देखो 4 नीचे से 4 ऊपर से मिलकर इसको एटम को क्या बीच में पिचकाए हुए है।
तो वो क्या हो गया, वो वहाँ पर कितना होगा 8 के बीच बटा हुआ, इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका प्रति यूनिट सेल क्या हो गया 1/8। बोले सर आप तो फंस गए सर। बोले भैया कैसे? बोले सर यहाँ जो एटम होगा सर उसका क्या बोलोगे सर, अब आपका क्या होगा सिद्धांत सर? यहाँ वाला एटम तो सर 2 ही टुकड़े में बटा हुआ है, एक इसमें एक इसमें। हमने अच्छा भैया ऐसा है क्या? बोले हाँ सर आप तो फंस गए। बोले नहीं भैया फंसे नहीं है, असल में ये जो डायग्राम है जो स्पेस लैटिस है क्या ये सिर्फ 8 ही यूनिट सेल है इसमें? नहीं, इस यूनिट सेल का जो इसमें नंबर है ना वो लाखों करोड़ों की संख्या में होता है। ये जो स्पेस लैटिस देख रहे हैं इसमें थोड़ी 8 ही यूनिट सेल है, इसमें तो लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिट सेल है। तो हम मेरे पास लिमिट है बनाने का, इसलिए मैंने सिर्फ 4 ऊपर 4 नीचे बनाया, जो कि रियलिटी में दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ ही फैला हुआ है। इसका मतलब है कि हर एक कॉर्नर के साथ जो हर एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के बीच में है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये सोच गलत है कि हर एक कॉर्नर जो है ना वो मतलब 2-3 के बीच भी रह सकता है, ऐसा कोई नहीं है। अब साइड वाला कोई होगा वैसा दुर्भाग्यशाली, अब उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन जो जनरली जो ये होता है कि सारा का सारा कॉर्नर जो होता है ना 8 के 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है। इस बात को समझे? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी अगर कॉर्नर की बात करेंगे तो वहाँ पर कितना परसेंट रहेगा एटम 1/8। देखिए इसको, यहाँ देखिए इसको देखिए, जरा इसको देखिए तो यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए मैं दिखा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए आप लोग। अब देखिए, दिखा? देखिए तो ये इसको कितना पार्ट कटा हुआ, देखो तो ये एक कॉर्नर पे ऐसे कटा हुआ, ये 1/8 ही तो है। एक बार सोचो ना कि आप एक सेब के टुकड़े कर दो, एक सेब के 8 टुकड़े कर दो बिल्कुल इक्वल में, देखो तो ऐसा ही टुकड़ा तो बनेगा ना। क्या ऐसे ऐसे करके 4 टुकड़े करोगे और फिर चारों को बीच से काट दोगे, देखो तो ऐसा ही तो बनेगा। देखो जो कॉर्नर है कॉर्नर पे यही तो आएगा। क्या ये 1/8 नहीं है? एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछे, एक बार अपने दिल से पूछे, एक बार अपने दिमाग से पूछे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया ये आपको। हाँ सर बिल्कुल ये 1/8 ही आ रहा है सर, ये 1/8 ही आएगा, ये देखो सर ये 1/8 हो गया। तो हम बात की देखो यहाँ सभी कॉर्नर पे गौर से देखो, यहाँ जितने भी कॉर्नर देखो है कॉर्नर, ये तो कॉर्नर है ना। और कॉर्नर पे देखो कितने हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और देखो कितना हो गया 1/8 1/8 1/8, सभी 1/8 आया हुआ है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ के समझिए अब इसको। तो आपने क्या देखा, कॉर्नर वाला कितना हो गया 1/8 हो गया। अब एक काम करते हैं, फेस हम इसको लेते हैं, फेस वाला कॉर्नर नहीं, कोई भी कॉर्नर हो यही होगा तो क्या होगा, मान लो यहीं पर हो जाएगा कॉर्नर, यहीं पर होगा कॉर्नर तो क्या हो जाएगा ये 1/4 हो गया। अरे भैया इसके ऊपर भी तो है यूनिट सेल। हाँ चलो बात करते हैं फेस की, किसकी बात करते हैं, फेस की बात करते हैं। ये अब बात करते हैं फेस की। अब जरा गौर से याद करो तो फेस कितने के बीच बना हुआ है। तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर आप? बोले हाँ भैया बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि जो फेस है वो कितने के बीच बना हुआ है। बोले सर फेस भी बनने की चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल बनने की चाहिए। गौर से देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत, एकदम शांत। देखिए जितना चिल रहिएगा ना आप उतना अच्छा सीख पाइएगा, और जितना हड़बड़ाइएगा परेशान होंगे सीख नहीं पाएंगे आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लर्निंग। तो लर्न कीजिए सबसे पहले। सॉलिड स्टेट ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसको कि एकदम बिल्कुल ना आंधी तूफान के तो समझा दिया जाए, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर मैं आपको सॉलिड स्टेट को गलत तरीके से समझाऊँ ना तो आप सॉलिड स्टेट को समझ ही नहीं पाओगे। सॉलिड स्टेट को समझने के लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल आप ना एकदम रिलैक्स ब्रेन एंड माइंड के साथ सीखिए आप इसको। देखिए ठीक है ना। अब सोचिए कि कोई एटम आपको कहाँ हो, कोई एटम फेस पर है, कोई एटम कहाँ पर है, कोई एटम फेस पर। जरा गौर से देखिए फेस कहाँ हो गया, इन दोनों के बीच ये फेस रहा, ये रहा, देखिए देखिए इन दोनों के बीच ये रहा फेस। तो भैया फेस कहाँ जाएगा, दो के बीच, देखो दो के बीच फेस आया है, इसका मतलब फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी लोग, तो हाफ। कितना होता है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हाफ होता है फेस पे। ठीक है एकदम याद समझ लो अच्छे बात को। अब देखो ये एज पे हम एक एटम ले रहे हैं, कहाँ लिया हूँ, एज पर। जरा एज को देखो तो एज कितने से जुड़ा हुआ है। देखो ये फेस तो देखो ये जो फेस था ये इससे चाहे इससे जुड़ा हुआ है, ये जो फेस है चाहे इससे चाहे इससे जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि हर एक फेस ऐसे दो दो साइड दो दो यूनिट सेल से जुड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है खेल, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। अब बात करते हैं एज की। जो एज है, एज कितने जुड़ा हुआ है, तो ये एज जो है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। एकदम गौर से देखिए इस एज को, ये जो एज है
इस एज को जरा गौर से देखिए तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो एज है ये वाला, इस एज पे हम एटम रखते हैं। देखो अब जरा सोच के बताओ कि ये एज का जो एटम है वो कौन कौन से यूनिट सेल के बीच है। तब बोलोगे हाँ सर सही बात आपकी, मान गए सर, ये चारों का चारों यूनिट सेल के बीच है। इसका मतलब ये है चिरपाटी लोग कि जो एज पे जो होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। एज वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4। और अगर ऐसा होता है कि कोई एटम बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो, देखिए कोई एटम बिल्कुल कहाँ हो, किसी आपको यूनिट सेल के सेंटर में हो, देखिए कोई एटम किसी यूनिट सेल के सेंटर में हो तो इस पर क्या हो गया, इस पर सर इस पर पूरा का पूरा हक उसी यूनिट सेल का है। इस पर हक जताने के लिए कोई और यूनिट सेल तो आ ही नहीं सकता सर, है कि नहीं। उस यूनिट सेल पे जो यूनिट सेल है वही उसी यूनिट सेल का जो टोटल हक है उस क्या हो गया, उस सिंगल एटम के ऊपर है जो उसके सेंटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो आपने ये सीखा यहाँ पर, क्या सीखा भैया, एक बार रिपीट कर लें इस बात को। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो कॉर्नर पर है, देखिए जो कॉर्नर पर है तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। उसके बाद जो आपको सेंटर है, सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या, पूरा का पूरा। फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सर हाफ। एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, तो 1/4। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसका अब वो क्या हो गया कि देखो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन 1/8, सेंटर वाले कंट्रीब्यूशन 1, फेस वाले कंट्रीब्यूशन हाफ और एज वाले कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4। अब इसके बिहाफ पे हम क्या एक काम करते हैं, टोटल हम एटम की संख्या निकालते हैं। देखिए मान लीजिए एक बात सोचिए कि आप किसी मान लीजिए सरस्वती पूजा कर रहे हो, आप सरस्वती पूजा कर रहे हो, आप ना कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसने बिल्कुल ना कोई गोल गोल फल है उसको बिल्कुल इक्वल टुकड़े में वो काट के रखा है। मेरी बात समझो, ठीक है। उसने फलों क्या करा, बिल्कुल इक्वल टुकड़े में काट के रखा है। और क्या हुआ ना, आपको मान लो वो 1/8 के टुकड़े में काट रखा है। 1/8 एक फल को वो 8 टुकड़े किया, बिल्कुल बराबर कि कोई भी साइज किसी में फिट हो जाए, इतने बराबर हैं। और क्या हुआ ना कि आपको क्या हुआ, आपने 8 प्लेट प्रसाद उठा लिए, ठीक है। हालांकि इतना नहीं उठाते होंगे मास्टर देखेगा तो पकड़ के कूट देगा। तो आपने क्या कि 8 प्लेट प्रसाद वहाँ से उठा लिए और 8 प्लेट में से उस टुकड़े को निकाला। तो क्या उस टुकड़े को जोड़ दिया जाए तो क्या एक कंप्लीट फल नहीं बन जाएगा। सोचिए, एकदम रिलैक्स होकर सोचिए, मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर प्रत्येक प्लेट में से उस टुकड़े को 1/8 को उठाया जाए और उसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे पास एक फल बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हम ये जज करते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। समझ रहे हैं बात को, एकदम चिल मारिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है, गौर से देखिए, ये देखिए इसमें एटम कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। 8 कॉर्नर पे एटम है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एटम इतने छोटे हैं, नहीं ये एटम छोटे नहीं है, ये एटम सारे सटे हुए हैं। वो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतना, ठीक है। हम इसको दिखा नहीं सकते। अरे भाई ये सारे एटम क्या है आपस में, गौर से देखिए, ये एटम सटे हुए हैं आपस में। देखो ये देखो, यहाँ देखिए, ये सारे एटम क्या आपस में सटे हुए हैं। इस तरह सटे हुए हैं ना कि यहाँ से इसके सेंटर की दूरी निकल जाएगी। देखिए ये सेंटर से देखो, ये बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पर। देखो जब सिंपल क्यूबिक है तो ये क्या हुआ, ये सारा कॉर्नर इसको इस तरह देखिए सटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब फेस सेंटर्ड आया तो बीच में और भी एटम आ गए तो ये कॉर्नर दूर हो गया, फिर वो सटा हुआ नहीं, फिर कौन सटा हुआ है, इस पर कोई और सटा हुआ है। बेस आपको बॉडी सेंटर्ड है, वहाँ कोई और सटा हुआ है। खैर हम उस पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का जो पूरा प्राइम फोकस है वो इस बात पे है, मेरा प्राइम फोकस इस बात को लेके है कि क्या बोला मैंने, गौर से देखिए। देखिए मेरा पूरा प्राइम फोकस इस बात को लेके कि मान लीजिए ये एटम है, अगर ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कितने एटम हो गए, तो आप बोलोगे सर टोटल एटम कितना हो गया। हम बोले हाँ बिल्कुल बताओ टोटल एटम कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर देखो ना 8 कॉर्नर है और प्रत्येक कॉर्नर पर जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन लिख दो सर। हम बोले ठीक है, 8 कॉर्नर है टोटल आपका और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। तो कितना हुआ, अरे सर इस पूरे यूनिट सेल में मात्र एक एटम है सर। इस पूरे यूनिट सेल में क्या होता है, एक मात्र एटम है। पता है बच्चे लोग,
जो क्लास 11-12 के बच्चे होते हैं, पता है वो क्या सोचते हैं, वो एटम को इसी साइज में सोचते हैं। आप इस साइज में मत सोचिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि एटम इतना छोटा नहीं है, एटम तो ऐसे है। 11-12 के बच्चे ना कंसीडर ही करते हैं एटम को इस तरह से, क्योंकि टीचर को उसी तरह कंसीडर, आप इस तरह कंसीडर कीजिएगा, आप इस साइज का एटम कंसीडर कीजिएगा, और ये कंसीडर कीजिएगा कि एटम के जो कॉर्नर है ना वो आपस में सट रहे हैं। मेरे पास बनाने के लिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम 2D में उसको नहीं बना सकते। लेकिन आप कंसीडर की मत कीजिएगा छोटे एटम, आप कंसीडर कीजिएगा क्या, बड़े एटम को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, तभी आपका जो है ना, आपको पूरी बात क्लियर हो पाएगी, समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब बच्चे लोग कि मैंने क्या बोला, देखिए तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई यहाँ पर इस पूरे एटम में, मतलब इस पूरे यूनिट सेल में कितने एटम का कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल 1 एटम है। यानी इस पूरे के पूरे एटम के अंदर क्या है, मतलब सॉरी बार बार मैं एटम क्यों बोल रहा है, इस पूरे के पूरे यूनिट सेल में कितना एटम है, तो 1 एटम है। चलिए दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड। गौर से देखिए, दूसरा कौन सा है आपका, बॉडी सेंटर्ड। एकदम रिलैक्स हो जाइए। दूसरा आपका है बॉडी सेंटर्ड। इस बार आपके कॉर्नर टच नहीं करेंगे, इस बार कॉर्नर आपस में टच नहीं करेंगे। इस बार क्या होगा, बॉडी के सेंटर में एक एटम है और ये सारे कॉर्नर वाले उसी से टच करेंगे जाके। अब बोलोगे सर कैसे बनाओगे, हम नहीं बना सकते ना, वो तो 3D स्ट्रक्चर है, हम कैसे बना सकते हैं भला। लेकिन आपको हम समझा सकते हैं कि इस बार कॉर्नर कोई भी टच नहीं कर रहा है, इस बार कोई भी कॉर्नर टच नहीं कर रहा है। इस बार क्या हो रहा है, सब जाके उस बॉडी वाले सेंटर से जुड़ जा रहे हैं। मतलब देखिए यही चीज़ है ना, देखिए तो यही तो है। देखिए गौर से देखिए, इसमें क्या हो गया, गौर से देखिए, ये सारे क्या हो रहे हैं जाके बॉडी से टच हो रहे हैं। देखिए क्या कॉर्नर आपस सटा हुआ है, देखो तो ये जो कॉर्नर है क्या ये आपस सटा हुआ है, नहीं सर कॉर्नर नहीं सटा हुआ है सर आपस में। ये सभी क्या हो रहा है सर, कॉर्नर कोई नहीं सटा हुआ है सर, लेकिन सारे कॉर्नर जाके क्या हो गए, बॉडी से सेंटर से जाके सटे हुए हैं, तभी तो बॉडी सेंटर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने बोला कि भाई इसका मतलब डायग्राम क्या बनाया जाए, डिट्टो। तो बोले सर कुछ नहीं, आप डायग्राम कैसे बनाइए, बिल्कुल शांति से एकदम डायग्राम को बना लीजिए सर, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। देखो कॉर्नर पे तो सर एटम दीजिए ही, आप कॉर्नर को मत टच करवाइए, थोड़ा छोटा ही बना दीजिए सर, क्योंकि हम तो मन में जानते हैं ना कि एटम छोटा नहीं है, एटम इतना साइज का तो है कि आपस में टच हो सके। तो हमने बोला कि भैया इसमें टोटल कितना एटम है, तो आप बोलोगे सर टोटल एटम की बात जो कर रहे हो सर आप, तो इसमें कितना हो गया, पहली बात तो 8 कॉर्नर हो गया सर आपका। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर देखो ऐसे नहीं, देखो हमारे पास क्या हो गया, तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और प्लस फिर क्या हो गया, एक सेंटर है, देखो एक सेंटर है, उससे भी कंट्रीब्यूशन को गुना करना है। देखो आपके पास कॉर्नर कितने भी, तो 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है सर, 1/8। उसके अलावा सेंटर कितना, तो एक सेंटर है, और एक सेंटर से कितना कंट्रीब्यूशन सर, 1। तो जरा गौर से देखिए यहाँ पर टोटल कितना एटम आ गया सर, तो आप अगर BCC की बात करते हैं सर, तो BCC में इन टोटल आपके 2 एटम आते हैं। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में Z कितना हो गया 1, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में Z कितना हो गया 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम तीसरा लेते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड। क्या लेते हैं, फेस सेंटर्ड। कंट्रीब्यूशन कितना वो हम देख चुके हैं, अब इसमें टोटल कितना आइटम हमें वो देखना है। देखो फेस सेंटर्ड की अगर बात करें तो कैसे होगा भाई, एक कॉर्नर पे एटम होगा, गौर से देखो। इस बार जो कॉर्नर वाले एटम है ना वो किससे सटे हुए होंगे, तो वो फेस से सटे होंगे। देखो वो सभी किससे सटे हुए हैं, फेस से। मैं इतना बड़ा एटम इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकता है कि आपको वो चीज़ दिखा सके कि वो 3D है, लेकिन आपको मैं फिगर से जरूर दिखा सकता हूँ। देखिए ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, तो ये फेस से सटा है, देखो सभी फेस से सटे हुए, देखो जितने भी है ना सारे कॉर्नर क्या हुआ है, फेस में सटे हुए हैं। देखिए जितने भी कॉर्नर है सारे कॉर्नर क्या होते हैं, फेस से सटे हुए हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि सर ये जो कॉर्नर है सर, ये सारे कॉर्नर इस तरह फेस में सटे हुए। देखिए सर आप ऐसा देख लो सर, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ये ऐसे देख लो सर आप, ये सारे जो कॉर्नर हैं सर, ऐसे समझो कि सारे जो कॉर्नर हैं सर, वो कॉर्नर आके आपको क्या हुए हैं, फेस में सटे हुए हैं। देखो इस तरह से ये, ठीक है, ये सारे कॉर्नर क्या होते हैं, फेस पे, ये फेस पे जो है इस तरह, और ये सारे कॉर्नर क्या हुआ, फेस पे इस तरह सटे हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसमें कितना आइटम है टोटल, इसको भी देखना जरूरी है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, कैसे निकालेंगे टोटल आइटम, तो आपको क्या हो गया, कॉर्नर, टोटल कॉर्नर इंटू कंट्रीब्यूशन, और प्लस क्या, टोटल फेस इंटू कंट्रीब्यूशन। देखो
तो टोटल कॉर्नर कितना भी, तो टोटल 8 कॉर्नर है, और 8वें कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आपका 1/8। देखिए टोटल फेस कितना है, तो टोटल फेस हो गया 6, और कितना कंट्रीब्यूशन हो गया हर एक फेस पे, हाफ। तो करने का मतलब गौर से देखिए, ये खत्म हो गया, ये 3 कट गया, तो ये 1 + 3 = 4। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया टोटल एटम का, 4। तो इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि जो सिंपल क्यूबिक था, प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक, इसमें कितना था एटम, तो जेड का वैल्यू 1 था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जेड का वैल्यू क्या था, 2 था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जेड का वैल्यू क्या हो गया आपको, 4 हो गया। एक और कौन सा बच जाता है, एक बच जाता है आपका इंड सेंटर्ड, हालांकि इसको जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। और एक और एज सेंटर्ड, उसको भी देखना जरूरी है ना, एज सेंटर्ड, एज CC। जरा गौर से देखिए एज सेंटर्ड कैसा होता था भाई, देखिए यही है ना, कॉर्नर पे तो एटम है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एटम कहाँ पर है, एज पे, गौर से देखिए ये यहाँ एज पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई 8 कॉर्नर है, तो 8 × 1/8 डायरेक्ट लिखते हैं ना, और 12 एज है, तो 12 × 1/4। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ भी कितने एटम है, तो यहाँ भी जो एटम का कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, इन टोटल 4 हो गया। तो यहाँ अगर बात करें एज सेंटर्ड की भी, तो इसमें भी जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और एक छोटा सा कौन है, एंड सेंटर्ड, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये है ना कि सारे कॉर्नर पे तो एटम है ही, और किसी आमने सामने के 2 फेस पे एटम है, ठीक है। तो 8वें कॉर्नर पे एटम है, तो क्या हो गया 8 × 1/8, और क्या हो गया ऊपर नीचे के 2 फेस है, तो 2 × हाफ, तो क्या हो गया 1 और 1 = क्या हो गया 2। देखिए इस तरह से क्या हो गया आपके पास, इस तरह आपके पास 2 एटम जो हो गए इन टोटल आपके इंड सेंटर्ड में भी आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप इस तरह से जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को आप निकाल सकते हैं किसमें, अलग अलग यूनिट सेल में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।